हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे फिलॉसफी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में एक प्रश्न बहुत प्रमुखता से पूछा जाता है, स्त्री शिक्षा वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन क्या है तथा ये किन इस पर कौन कौन सी योजनाएं कार्य कर रही हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आज़ादी के बाद किन किन योजनाओं के तहत जो है इसमें इंटीग्रेशन किया गया है, किन योजनाओं के तहत जो है इसमें सुधार किया गया है। तो चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय की, थोड़ा सा एक बार इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि इतिहास क्या कहता है स्त्री शिक्षा से लेके। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा अच्छी थी। उस समय जो है लोपा, गार्गी, इस तरह की जो महिलाएं हैं जो शस्त्रार्थ का ज्ञान रखती थी और शस्त्रार्थ में जो है वो निपुण थी और उनको जो है शस्त्रार्थ करने का जो है अवसर भी मिलता था। लेकिन उसके बाद समय आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो है बहुत ढेर सारी कुरीतियां जो है समाज में व्याप्त हो जाती हैं, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। तो इस तरह की कुरीतियां जब समाज में व्याप्त होती हैं तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है और महिलाओं को जो है शिक्षा से अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में भी महिलाओं की स्थिति कोई विशेष नहीं रहती है, उनको मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। उसके बाद समय आता है मुस्लिम काल का। मुस्लिम काल में जो है स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष कोई जोर नहीं दिया जाता है और ना ही जो है उनसे संबंधित किसी तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। समय आता है उसके बाद अंग्रेज आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेजों के आगमन के समय भी जो है स्त्रियों की शिक्षा अच्छी नहीं थी। अंग्रेजों के लिए जो है स्त्रियां जो है न किसी दफ्तर में काम कर सकती थी, न ही उनसे किसी तरह का वो कार्य ले सकते थे। तो इसलिए उन्होंने इनकी तरफ भी जो है शिक्षा की तरफ इनकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके साथ आई हुई मिशनरियां जो हैं वो यहाँ के शिक्षा पर ध्यान दिया और बालिकाओं की शिक्षा को जो है उन्होंने योजनाओं के रूप में संबद्ध किया और धीरे धीरे जो है महिलाओं की शिक्षा की बात वो करते रहे और महिलाओं के लिए विद्यालय का प्रबंध करने लगे। फिर उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरह की योजनाएं चली, कौन सुझाव दिया, उसके क्या फिर उस पर कौन से कार्य किए गए। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, दो चीजें मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको। एक मैं पढ़ाऊंगा उस पर दिए गए सुझाव, सजेशन, और उसके बाद जो है सरकार क्या करती है कि सुझाव लेने के बाद उस पर एक कमेटी गठित करती है और उस पर कार्य योजनाएं रखती है उस सुझाव के तहत ही। तो दो चीजें यहाँ देखने को मिलेगा आपको, एक तो सुझाव मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा उससे संबंधित एक कार्य समिति जो उस पर कार्य कर रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला बिंदु है हमारा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के सुझाव, सजेशन ऑफ द नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी 1958। इस कमेटी की अध्यक्ष थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख जो है इस कमेटी के तहत कुछ सुझाव प्रस्तुत करती हैं बालिकाओं की शिक्षा को लेके। सुझाव क्या क्या थे? सुझाव ये था कि सरकार निश्चित योजना बनाए स्त्रियों के लिए या बालिकाओं के लिए कि इस योजना के तहत जो है बालिकाओं को शिक्षा दी जाएगी। दूसरी क्या बात थी? दूसरी ये चीज थी स्त्री शिक्षा की समस्याओं का निर्धारण करें कि किन समस्याओं के कारण बालिकाएं जो है विद्यालय तक नहीं आ रही हैं या किन कारणों से जो है बालिकाएं जो है विद्यालय से विमुख हो रही हैं। नीतियों का निर्धारण करें, अर्थात कि इससे संबंधित योजनाएं बनाए, इससे संबंधित जो है योजनाओं को पालन करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित किया जाए। फिर उसके बाद आता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किन तरह की योजनाएं बनाई जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधा भारत जो है 70% जो है भारत जो है गाँव में बसता है। तो ग्रामीणों के लिए जो है किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ की बालिकाओं के लिए किस तरह की योजनाओं को निपटारा किया जाए। उसके बाद आता है कि इसी समिति में एक ये भी निर्धारित किया जाता है कि एक अलग धन की व्यवस्था इनके लिए किया जाए। वो धन जो है सिर्फ बालिका शिक्षा के लिए ही निर्धारित हो।
वो धन जो है बालिका शिक्षा के लिए निर्धारित हो और उसी धन से जो है इनके लिए जो है अलग विद्यालय या अलग पुस्तकालय या बैग या पाठ्य पुस्तकें जो है उनसे खरीदी जाए। तो इस तरह के सुझाव जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के तहत दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसको जो है सरकार जब इस सुझाव को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद जो है 1 साल बाद राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन करती है 1959 में, और उसको संबोधित करती है कि ये जो इन्होंने सुझाव दिया है इस पर कार्य करिए। जो इन्होंने सुझाव दिया राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने, वो जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का एक गठन कर किया जाता है और उस पर जो है कार्य का भार रखा जाता है कि इन कार्यों पर देखिए कि कैसे कार्य ये किया जा सकता है। तो इनका क्या क्या कार्य क्या क्या दिए गए, इस पर भी चर्चा करते हैं। नेशनल वुमेन एजुकेशन काउंसिल 1959 कार्य क्या क्या थे। कार्य ये था कि ये जो है सर्वेक्षण करेंगे, ये समिति जो है सर्वेक्षण करेगी, पूरा समाज का सर्वेक्षण करके सरकार को वास्तविक स्थिति बताएगी कि वास्तविक स्थिति क्या है, उससे संबंधित बालिकाओं से संबंधित इनको कैसे शिक्षा दी जा सकती है, इससे संबंधित सुझाव देगी। दूसरा बिंदु क्या है इसी में, दूसरा बिंदु ये है कि नीतियों व कार्यों का निर्धारण करेगी। यही समिति जो है नीति बनाएगी कि कैसे जो है बालिकाओं को शिक्षा दी जा सकती है, कैसे बालिकाओं को जो है घर से विद्यालय तक लाया जा सकता है। कार्यों का सर्वेक्षण करेगी, अर्थात कि जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य जमीनी तौर पे चल रहे हैं, उनका सर्वेक्षण, उनका निगरानी भी इसी समिति का कार्य था। फिर क्या था कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए या बालिकाओं की शिक्षा के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी की जाएगी कि जैसे बालिका अगर शिक्षा ले भी लेती है तो उसके आगे उसको क्या करना है। इस तरह का भी सुझाव जो है इसी राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का ही था। फिर उसके बाद क्या आता है, सर्वेक्षण, सेमिनार और अनुसंधान प्रस्तुत करेगी। सर्वेक्षण अर्थात कि जितना कार्य इस समय चल रहा है, जितना कार्य हो रहा है, उसका एक बार देखरेख करेगी। सेमिनार अर्थात कि उसको लगता है कि इससे संबंधित सेमिनार किया जाना चाहिए तो सेमिनार का आयोजन करेगी। अनुसंधान करेगी अर्थात कि रिसर्च करेगी कि क्या कारण ऐसा है कि बालिकाएं विद्यालय नहीं आ रही हैं। तो इस तरह के कार्य जो है राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद को दिया गया था। अब बात करते हैं हंसा मेहता समिति 1962 के सुझाव। फिर एक सुझाव आता है और इसमें श्रीमती हंसा मेहता अध्यक्ष होती हैं और वो सुझाव प्रस्तुत करती हैं। इनका सुझाव क्या क्या था ये भी देख लेते हैं। 2 सुझाव इसमें प्रमुखता से इन्होंने दिया था। पहला सुझाव क्या दिया था, पाठ्यक्रम में कोई अंतर न किया जाए, अर्थात कि जो है करिकुलम में किसी तरह का जो है अंतर न हो बालक और बालिका में। ऐसा नहीं कि बालक का पाठ्यक्रम अलग हो, बालिका का पाठ्यक्रम अलग हो, दोनों का पाठ्यक्रम एक ही हो, दोनों को एक ही पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाए, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या था कि किसी भी तरह से ऐसी कोई योजना ना लागू किया जाए कि जिससे बालक और बालिकाएं जो है अलग अपने आप को महसूस करें। समझिएगा, पहला था कि पाठ्यक्रम जो है दोनों का एक ही हो, उसमें अलगाव ना हो। दूसरा बिंदु ये था इनका प्रमुखता से कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई योजना न लागू की जाए कि जिससे जो है कि बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग योजनाएं हों। जैसे बालक के लिए अलग योजना है, बालिका के लिए अलग योजना नहीं, दोनों के लिए एक ही योजना लागू की जाए। जो बालक पे लागू है वही बालिका पे भी लागू है। तो ये 2 प्रमुखता से जो है हंसा मेहता समिति में इसका निर्धारण किया गया था। बात करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग सुझाव 1964। फिर 1964 में कुछ सुझाव दिए जाते हैं, कुछ सजेशन आते हैं कि जो है किस तरह से बालिकाओं के विद्यालय आने में और किस तरह की कोशिश की जा सकती है। तो इसमें क्या आता है आपका कि इसमें आता है कि अनिवार्य शिक्षा अर्थात कि प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। सभी बालिका को अनिवार्य रूप से विद्यालय पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। कम से कम प्राथमिक शिक्षा कम से कम अनिवार्य रूप से दी जाए। उसके बाद आता है बालिकाओं को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना। बालिकाओं को विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए जो है बैग, यूनिफॉर्म, कॉपी किताब आदि की व्यवस्था करना
कि इनके लिए फ्री में अगर इनको दिया जा सकता है तो फ्री में दिया जाए। इस तरह का सुझाव जो है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में व्यवस्था की जाती है। और क्या व्यवस्था की जाती है, इनके लिए अलग विद्यालय की बात की जाए। इनके लिए एक अलग विद्यालय बनाया जाए कि जैसे कि बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय देखा जाए। क्योंकि इसलिए इस सुझाव को रखा गया क्योंकि बहुत समाज हमारा ऐसा है कि जहाँ बालक पढ़ते हैं वहाँ बालिकाओं को भेजना वो पसंद नहीं करते हैं, जबकि अब ऐसा है नहीं कुछ, लेकिन समाज में ये चीज़ें व्याप्त है कि जहाँ पर्टिकुलर बस बालिकाएं ही पढ़ें। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कि बालिकाओं के लिए क्या आसान है, इसलिए जो है अलग विद्यालय की बात की जाती है यहाँ पे। इनके लिए अलग विद्यालय खोला जाए और अलग जो है सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। छात्रावास अर्थात कि बालिकाओं के लिए जो है एक छात्रावास जहाँ पे वो सुचारू रूप से रह सके। जैसे दूर दराज की बालिकाएं हैं तो वो जो है आसानी से विद्यालय के अगल बगल ऐसे छात्रावास की व्यवस्था की जाए जिससे कि वो दूर के बच्चे उसमें आकर रह सके और विद्या अध्ययन कर सके। तो इस तरह की बात की जाती है। विषयों की स्वतंत्रता अर्थात कि बालिकाओं के लिए ये था कि वो किसी भी विषय को ले सकती हैं, किसी विषय को पढ़ सकती हैं, उन पर किसी तरह का दबाव ना हो, किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। तो इस चीज़ की भी स्वतंत्रता जो है यहीं से इनको देने की बात की जाती है कि 1964 के तहत जो है इनको विषय लेने की स्वतंत्रता हो। उच्च शिक्षा में अवसर, हायर एजुकेशन में जो है उनको एक अवसर दिया जाए कि हायर एजुकेशन भी ये बच्चियाँ ले सकती हैं और हायर एजुकेशन के लिए रास्ता बनाया जाए। तो इस तरह का सुझाव जो है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 में कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 की घोषणाएं। सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो है 1986 की घोषणाएं की जाती हैं कि इन चीज़ों पर जो है इम्प्लीकेशन करने की ज़रूरत है। क्या क्या वो चीज़ें क्या क्या थी। पहली चीज़ थी बालक और बालिका में अंतर न किया जाए। किसी भी परिस्थिति में बालक और बालिका में किसी तरह का कोई अंतर न किया जाए शिक्षा के दौरान। तकनीकी शिक्षा अर्थात कि जो है इस समय की जो कार्य शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उसमें जो है उनको शामिल किया जाए। जैसे कि मान के चलिए कि ITI कराया जाए, फिर उसके बाद जो है सिलाई कढ़ाई बुनाई इस तरह की जो तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन देने की भी बात की जाती है 1986 में कि इनको एक रोजगार परक बनाया जाए ताकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। तो इस तरह की बातों के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बात की जाती है। अगला सुझाव आता है आचार्य राममूर्ति समिति 1990 सुझाव, अर्थात सजेशन फॉर द आचार्य राममूर्ति कमेटी 1999। तो इसमें क्या आता है कि राममूर्ति सुझाव, इसमें सुझाव की बात जब की जाती है तो पहला बात ये आती है कि विद्यालयों को गांव में बसाया जाए या गांव के नज़दीक बनाया जाए या उन बालिकाओं के जो है बिल्कुल समीप विद्यालय का निर्माण किया जाए। दूसरा क्या आता है कि उन बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। जो गरीब है या प्रतिभाशाली बच्चियां हैं उनके लिए जो है प्रोत्साहन स्वरूप जो है उनको लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। एक छात्रवृत्ति एक नियमित राशि उनको देना शुरू किया जाए। फिर उसके बाद आता है निःशुल्क शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कम से कम इनके लिए निःशुल्क हो। ये सुझाव मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राममूर्ति समिति 1990 का सुझाव जो है इनके लिए जो है मुक्त हो। महिलाओं शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। जो ये माना जाता है कि महिला शिक्षिकाएं जो होती हैं वो बेहतर शिक्षिका होती हैं, तो उनके लिए जो है बच्चियों को पढ़ाने के लिए अधिक से अधिक महिला शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जाए। उनके प्रशिक्षण की बात की जाए कि उनको कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। उसके बाद आता है व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन। वोकेशनल एजुकेशन को लिए जो है उसको प्रोत्साहित किया जाए कि अगर बच्चा ये सीख लेता है, अगर बच्ची ये सीख लेती है तो उसके लिए आगे फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। उसके बाद परिवहन की व्यवस्था की जाए। विद्यालय आने के लिए उनके लिए अच्छे से सुचारू रूप से जो है दूर दराज से बच्चों को जो है परिवहन के माध्यम से जो है विद्यालय तक लाया जा सके। अब आता है आपका स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयास। इसमें क्या आ जाएगा आपका
कि इस समय कैसे प्रयास चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि 1990 तक जो है कैसे प्रयास चल रहे थे। अब इस समय वर्तमान समय में कौन कौन सी योजनाएं इनके लिए चल रही हैं। तो पहली योजना यहाँ पे देखने को ये मिलती है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसके तहत जो है गांव के दूर दराज इलाकों में जो है विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। दूर दराज के गांव में विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है कि जिससे बालिकाएं जो है आसानी से विद्यालय तक पहुंच सकें। दूसरा वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, स्कूल खोले जा रहे हैं, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च विश्वविद्यालय, इस तरह की स्कूलों को जो है बच्चियों के नज़दीक खोला जा रहा है कि अधिक से अधिक जो है बच्चियों को शिक्षा ग्रहण कराया जा सके। नवोदय विद्यालयों में जो है 30% का आरक्षण दिया जा रहा है कि अर्थात कि 100 सीटों में से जो है 30 पर जो है सिर्फ बच्चियां ही पढ़ेंगी, बालिकाएं ही पढ़ेंगी, ये उनके प्रोत्साहन स्वरूप किया जा रहा है। गरीब छात्रों के लिए आर्थिक सहायता, गरीब जो छात्राएं हैं, प्रतिभाशाली छात्राएं हैं, उनके लिए जो है छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो है देने की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद जो है एक कार्य योजना और चली थी 1889 में कि जो है महिला समाख्या कार्यक्रम। इसके तहत जो है 52 जिलों में जो है 900 विद्यालयों की व्यवस्था की जा रही है कि जो है 900 विद्यालय जो है ओपन किए गए हैं और बच्चियों के लिए जो है वो सुचारू रूप से उनके नज़दीक ही खोले जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो वर्तमान स्थिति जो है, इस तरह से वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार आया है और शिक्षा में भी सुधार आया है, बालिकाओं की शिक्षा में सुधार आया है। समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और बढ़ने का प्रयास कर रहा है। बालिकाएं भी आगे बढ़ रही हैं और बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। तो स्त्री शिक्षा में आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 के सुझाव, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959 के कार्य, हंसा मेहता समिति 1962 के सुझाव। उसके बाद हमने पढ़ा भारतीय शिक्षा आयोग सुझाव 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 घोषणाएं, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 सुझाव, स्त्री शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु किए जा रहे प्रयास। आज भी बहुत सी शहरों में ऐसी स्थितियां हैं जहां पे विद्यालय नहीं है, वहां पे भी गवर्नमेंट विद्यालय खोलने का प्रयास कर रही है। आज भी समाज में ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी विडंबनाएं हैं कि महिलाएं या बालिकाओं को जो है किसी दूसरे के घर जाना है इसलिए उनको पढ़ाया जाना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह की विडंबनाएं, इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल अनर्थ है, बेकार है। बालिकाओं को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे तब तक एक परिवार, एक समाज और देश उन्नति नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।